अब हम लोग यूनिट 2 के जो भी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं और कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं सारे के सारे यूनिट्स को। एक्सेप्शन से रिलेटेड जो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है उससे क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, तो उसके दौरान जो भी एरर्स आती हैं उनको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझो कि 10/0 हमने किया तो हमें क्या मिल जाएगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन मिल जाएगा। एक्सेप्शन मतलब ऐसे नहीं होता है जो तुमने पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो एक्सेप्शन नहीं, ये चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर इसको हैंडल नहीं किया तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब एक्सेप्शन को रट लो, याद कर लो, ऐसे कुछ। ठीक है, तो इसका मेन गोल जो होता है वो हमें प्रोग्राम क्रैश होने से बचाना होता है। एक्सेप्शन की हायरार्की की बात करें तो जो थ्रोएबल्स होते हैं उनके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एरर और एक्सेप्शन। एरर जो होते हैं यूजुअली वो रिकवर नहीं हो पाते हैं, जबकि एक्सेप्शन को हम लोग रिकवर कर पाते हैं। 10/0 है, वैल्यू को अपडेट कर दो, हम लोग रिकवर कर पाएंगे। उसके बाद जो एक्सेप्शन होते हैं वो चेक्ड और अनचेक्ड होते हैं। जो चेक्ड होते हैं उनको सी से याद रखो, कंपाइलर उनको देख पाता है, जबकि अनचेक्ड जो होते हैं उनको कंपाइलर देख नहीं पाता, वो रन टाइम पर आने वाले एक्सेप्शन होते हैं। देखो, अब हम लोग ट्राई कैच वगैरह के बारे में, बेसिक जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं। इनके बारे में भी पूछा जाता है। जो ट्राई होता है ना, उसके अंदर सिंपल हम लोग क्या लिखते हैं कि रिस्की कोड लिखते हैं। जैसे तुम समझो इंटीजर, जैसे हमने लिखा ना 10/0, तो 10/0 इसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी तुम ट्राई लिखोगे ना, ट्राई के तुरंत बाद तुम्हें कैच या फिर फाइनली लिखना पड़ेगा। क्यों, बताता हूँ। कैच जो होता है वो एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन जो होते हैं उनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, तो उनको हैंडल करते हैं। क्योंकि 10/0 ऑब्वियसली अलाउड नहीं है ना यार, तो उसको हैंडल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? कैच ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग बेसिकली लिख देंगे कि ये एक्सेप्शन है, इसको बेसिकली सॉल्व करो, मतलब एरर प्रिंट कर दो इसके केस में। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ट्राई के बाद हमें कैच को लिखना पड़ेगा या कि फाइनली को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गया यहाँ पर। तो फिर आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक बेसिकली क्या होता है? फाइनली जो होता है ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, बेसिकली इसका हम यूज कब करते हैं? फाइल क्लोज जब होता है तब, या फिर क्लीनअप वर्क। कीवर्ड्स बेसिकली ये सिंपल ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कब हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। ट्राई का जो होगा वो हम लोग एक्सेप्शंस के लिए यूज करेंगे। कैच जो होगा वो उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है, फिक्स कर सकता है। जो फाइनली होता है दैट इज यूज टू क्लीन अप द रिसोर्सेज, जिसके अंदर बेसिकली जब हम लोग को फाइल क्लोज करना होता है तब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फाइल हमेशा क्लोज होगी, इसकी वजह से हम लोग इसका हमेशा यूज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। फिर थ्रो एंड थ्रोज एक्सप्लेन किया गया है, इसको भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो थ्रो होता है वो मैन्युअली एक्सेप्शन को फेंकता है, यानी हमारे पास अगर कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी तो उसको बेसिकली क्या करेगा? वो फेंक देगा। ठीक है, जब फेंक देगा इन द सेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि उसको मैन्युअली वो थ्रो कर देगा एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि थ्रो जो होता है वो क्या करता है कि जो एक्सेप्शंस होती हैं उनको डिक्लेयर करता है। ठीक है, एक्सेप्शंस को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिक याद रखो कि थ्रो जो होता है वो क्या करता है? सिंपली कि एक्सेप्शंस को थ्रो कर देता है, जबकि एक्सेप्शंस को जब डिक्लेयर करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थ्रोज को यूज करते हैं। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यूज करने वाली बात है। अब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का भी डिफिनीशन पूछता है। तो मल्टी, सबसे पहले थ्रेड के बारे में अगर हम लोग समझे थोड़ा, तो ये लाइट वेट सब प्रोसेस, यानी प्रोसेस का एक छोटा सा टुकड़ा बोल सकते हैं इसको। थोड़ा डिटेल है इसके अंदर, लेकिन इसको हम लोग छोटा सा टुकड़ा बोल सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग सिंपल ये होता है कि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल टास्क रन कर पाते हैं। ठीक है, जैसे म्यूजिक भी सुन पा रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, डाउनलोड भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे टास्क को फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सीपीयू का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से हो पाता है इसके अंदर। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस और थ्रेड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा जाता है, आता है क्वेश्चन। तो प्रोसेस जो होता है ना, वो क्या होता है कि ऐसे बोले तो प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या होते हैं कि प्रोसेस जो होती है ना, वो मेमोरी के ऊपर एक अपना पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि थ्रेड्स जो होती हैं वो मेमोरी को शेयर कर रही होती हैं। ठीक है, प्रोसेस के लिए क्या होता है? कंटेक्स्ट स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पड़ा होगा, ये थोड़ा स्लो होता है, जबकि इनके अंदर थ्रेड्स के अंदर फास्ट होता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि प्रोसेस एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर थ्रेड्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डब्बे होते हैं। ठीक है, जो थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो आसान होता है, लेकिन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी प्रोसेस का प्रोसेस से कम्युनिकेशन इन द सेंस कौन प्रोसेस कब चलेगा, किसके बाद चलेगा, वो थोड़ा स्लो होता है। देखो, थ्रेड्स को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास जो हमने लिख रखा है, तो जो माई थ्रेड है उसने क्या किया है कि थ्रेड की जो क्लास है उसको उसने एक्सटेंड किया है। ठीक है, मतलब हम अपनी क्लास को थ्रेड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कराते हैं। ठीक है, तो थ्रेड थ्रेड क्लास में पहले से कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट यूज कर सकते हैं, रन यूज कर सकते हैं, यील्ड यूज कर सकते हैं। अब क्लास ऑब्जेक्ट क्या होती है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हमने क्या किया कि नए थ्रेड्स बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो थ्रेड क्लास है उसको बेसिकली एक्सटेंड किया है हमने। वहीं यहाँ पे लिखा है कि माई थ्रेड जो है वो एक्सटेंड करती है। लेकिन इसके अंदर मतलब सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है कि हम लोग इसके अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यूनिट 1 के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमने अगर जैसे माई थ्रेड यहाँ पर लिख रखा है एक्सटेंड थ्रेड, थ्रेड क्या है? क्लास है। थ्रेड जो है वो उसको एक्सटेंड करती है माई थ्रेड, तो उसके बाद हम लोग दोबारा कोई भी ऐसी क्लास नहीं बना सकते हैं जो इनको एक्सटेंड कर पाएँ। वो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया गया है। मतलब थ्रेड को बनाने का पहला तरीका क्या है
कि जो थ्रेड क्लास हमने बना रखी है उसी को सिंपली बस तुम एक्सटेंड करा लो, लेकिन एक ही बार एक्सटेंड करा पाओगे, क्योंकि मल्टीपल जो इसके अंदर बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस वो अलाउड नहीं होती है। दूसरा जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है बेसिकली रनेबल इंटरफेसेस का यूज करके। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है कि हम लोग रन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, और उसी को केवल रन करते हैं। जब हम लोग इसको रन करते हैं तो दूसरी क्लास भी इसको क्या कर सकती हैं, इनहेरिट बेसिकली कर सकती हैं, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसके अंदर अलाउड होती है, जिसकी वजह से हमें बेटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन देखने को मिलता है। तो सिंपल ऐसे याद रखो कि थ्रेड्स को बनाने का दो तरीके, पहला यूजिंग थ्रेड क्लास और दूसरा यूजिंग रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस वाला ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, केवल रन का यूज करते हैं, जबकि थ्रेड क्लास को जो हम लोग यूज करें तो उसके अंदर स्टार्ट, रन, यील्ड, इन सब चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर मेन चीज़ है जो कि पूछा जा सकता है। फिर इसके अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी लिख रखा है कि जो थ्रेड क्लास होते हैं, जैसे लिख रखा है स्टार्ट, रन, यील्ड का यूज करते हैं टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जबकि लूजली कपल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जो लूजली कपल्ड होते हैं वो रनेबल इंटरफेस होते हैं। ऐसे समझो कि अगर किसी को रन करता है तो उसको अगर किसी चीज़ में बांध देंगे तो वो रन नहीं कर पाएगा, उसको लूज होना चाहिए, लूज। जबकि थ्रेड क्लास जो होते हैं वो टाइटली कपल्ड हैं, यानी कि दौड़ नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ये लोग थोड़े क्या होते हैं कि इन द कंपेरिजन टू रनेबल इंटरफेस, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह अलाउड नहीं करते हैं। तो थ्रेड्स को बनाने के दो तरीके के बारे में हमने समझ लिया। फिर हमने ये भी समझ लिया कि टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड क्या होते हैं। लूजली कपल्ड कौन होते हैं, रनेबल इंटरफेस, और टाइटली कपल्ड कौन होते हैं, थ्रेड क्लास होते हैं। टाइटली कपल्ड वाले जो होते हैं वो थोड़े बोले तो अच्छे तरीके नहीं है, बजाय कि अच्छा तरीका कौन है, रनेबल इंटरफेसेस का यूज करके थ्रेड्स को बनाना। अब थ्रेड्स क्या है ये मैंने पहले बता रखा है अभी कुछ देर पहले। अब हम लोग थ्रेड के लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे न्यू, रनेबल, रनिंग, और फिर हमने डेट लिख रखा है, ठीक है। फिर वेटिंग और ब्लॉक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी तुमने ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा। न्यू का मतलब क्या होता है कि थ्रेड ऑब्जेक्ट जो है वो हमने डिफाइन किया। रनेबल का मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट कॉल हुआ, मतलब ऐसे समझो कि रनेबल का मतलब रन कौन कब कर पाएगा, जब हम लोग स्टार्ट बोलेंगे कि नहीं अब स्टार्ट करिए रन करना, ऐसे समझ सकते हो। और रनिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर जब रन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके केस में वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है। तो जब हम स्टार्ट का यूज करेंगे, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमने एक नया थ्रेड क्रिएट कर दिया है। जब स्लीप या फिर वेट जब कॉल होगा तो ये वेटिंग या फिर ब्लॉक्ड स्टेट के अंदर कौन चला जाएगा, थ्रेड चला जाएगा। तो सबसे पहले न्यू, रनेबल, रनिंग, डेड या फिर वेटिंग और ब्लॉक्ड के अंदर तब जाएगा जब हम लोग स्लीप या फिर वेट को कॉल करेंगे। अब हम लोग सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा होगा, और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है। तो हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड जो होते हैं अगर सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक थ्रेड डेटा को चेंज कर दे, जिसके कारण दूसरा थ्रेड कुछ और डेटा पढ़ ले, तो इसके कारण हमें क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डेटा को एक ही थ्रेड एक बारी में एक्सेस कर पाएगा, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसके लिए हम लोग मेथड लॉक या फिर ब्लॉक लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड लॉक जो होता है वो क्या करता है कि इंटायर ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता है, जबकि ब्लॉक लॉक जो होता है वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को लॉक करता है। ऑब्वियसली जब स्पेसिफिक सेगमेंट को लॉक करेगा तो ये थोड़ा फास्टर होगा। फिर आता है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर थ्रेड्स एक दूसरे से टॉक कर सकते हैं पोलिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। जैसे इसके अंदर हम लोग सबसे पहले वेट यूज करते हैं, ठीक है। तो वेट जो होता है वो क्या करता है, थ्रेड को वेटिंग स्टेट में भेज देता है, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, एक स्टेट वेटिंग जो होता है उसके अंदर, ठीक है। और जब वो बेसिकली क्या करेगा कि वो स्लोली लॉक को रिलीज करेगा तो वो नोटिफाई यूज करेगा। नोटिफाई क्या करेगा, नोटिफाई जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा कि वेटिंग थ्रेड को जगाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग वेट यूज करेंगे। वेट जब यूज करेंगे तो वेटिंग स्टेट के अंदर चले जाएंगे, वो सीपीयू पे नहीं रहेगा, वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाएगा, जिसमें वो धीरे धीरे लॉक को रिलीज करता रहेगा। जबकि नोटिफाई जो होता है वो ऐसे बेसिकली थ्रेड्स जो कि वेटिंग स्टेट में उनको वेकअप करता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये दोनों मेथड जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो वेट वर्सेस स्लीप के बाद से जो वेट होता है और स्लीप की हम लोग बात कर लेते हैं। स्लीप के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो जो वेट होता है वो बेसिकली इसके अंदर हम लोग लॉक रिलीज करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, वेट के बारे में हमने जैसे पढ़ा कि इसके अंदर हम लोग एक अलग स्टेट पर ही चले जाएंगे, जो हमने पीछे पढ़ा ना, वेट और स्लीप का हम लोग यूज करके वेटिंग स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो वेट स्टेट होता है उसके अंदर लॉक रिलीज करते हैं, जबकि स्लीप के अंदर वो सो जाता है, वो लॉक वगैरह कुछ रिलीज नहीं करता है, ठीक है। जो वेट होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, जबकि स्लीप जो होता है वो थ्रेड क्लास के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है। स्लीप का मतलब ऐसे समझो, स्लीप तो ऐसा थोड़ी होगा कि जीवन भर के लिए स्लीप हो जाएगा। स्लीप का मतलब कुछ टाइम के लिए थ्रेड जो होता है वो पाउज हो जाता है, पॉज। अब यहाँ पर वहीं सारे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी हैं, चेक्ड अनचेक्ड थ्रोज के बारे में, वेट और स्लीप के बारे में। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। सारी की सारी यूनिट को हम लोग इसके अंदर कवर नहीं कर रहे हैं। यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैंने कहीं से उठा लिया है। मैंने 2-3 साल के PYQ साथ के साथ जो भी मैंने पेपर्स दिए थे उन सबको एनालिसिस करने के बाद मैंने ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल इंटरफेस के बारे में समझ लेते हैं। जो मेन फंक्शनल इंटरफेस होता है हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। फंक्शनल इंटरफेस बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसके अंदर केवल हम लोग अब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हैं।
अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने बता रखा है, अब्स्ट्रैक्शन मतलब इर्रेलेवेंट डिटेल जो होते हैं उनको हम लोग हाइड कर लेते हैं। मैं बोलूँगा कि यूनिट 1 का पूरा वीडियो जो मैंने बनाया उसको आप देख लें अच्छे तरीके से, काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे इसके अंदर आते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि रनेबल और कंपैरेटर होते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात कि जो फंक्शनल इंटरफेस होते हैं उनके अंदर मल्टीपल डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं और मल्टीपल स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड क्या होते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है? सिंपल फंक्शनल इंटरफेस को ऐसे याद रखो कि इसके अंदर क्या होता है कि एक इंटरफेस जो केवल एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है? मतलब एक काम, एक बार में एक ही काम, ऐसे कुछ। अब हम लोग फंक्शनल इंटरफेस को डिक्लेयर करना सीख लेते हैं। तो इसके अंदर फंक्शनल इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फंक्शनल इंटरफेस हमें लिखना होता है। फिर हमने इंटरफेस टेस्ट लिख रखा है, वॉइड शो लिख रखा है। तो वॉइड शो का सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये एक सिंगल अब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने वॉइड शो लिख रखा है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग इसके अंदर दूसरा कोई और जैसे मेथड को मैंने बताया था ना फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हमने जैसे वॉइड शो नाम का फंक्शन हमने लिख रखा है, वॉइड मतलब उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर हम इसके अंदर कुछ और अगर हम मेथड लिख देते हैं तो उसके केस में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो फंक्शनल इंटरफेस होते हैं वो केवल एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करते हैं, ठीक है? अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा लिखने की कोशिश की तो वो प्रॉब्लम गलती जो होगी वो कंपाइलर क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है फंक्शनल इंटरफेस लिखने का तरीका, ठीक है? लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस के बारे में हमने पाइथन के अंदर भी पढ़ा है। जो इसके अंदर थोड़ा क्या होता है कि फंक्शनल इंटरफेसेस जो होती हैं उनको शॉर्ट वे के अंदर इंप्लीमेंट करना, ठीक है? तो वो भी ए वन लाइन कोड जैसे होती थी पाइथन के अंदर उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है? तो जैसे हमने लिख रखा है ARGS यानी आर्ग्यूमेंट्स से बॉडी, तो यहाँ पर ARGS जो है वो क्या होते हैं इनपुट पैरामीटर, जो भी हम लोग वैल्यूज पास करेंगे वो। फिर उसके बाद हमने एरो ऑपरेटर दे रखा है और बॉडी यानी कि जो कोड होगी वो, जैसे ऐसे समझो हम क्या करेंगे आर्ग्स के अंदर x, y दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एरो x प्लस वाई, यानी सिंपल इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई जो होगा वो जो ऐसे समझो फंक्शन का वो क्या है पार्ट एग्जीक्यूशन का जो है कोड है, और आर्ग्यूमेंट्स जो हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे पास करेंगे। तो सिंपल वो क्या करेंगे कोड को चला देंगे। ये होते हैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। मतलब सिंपल ऐसे समझो कि फंक्शन जिसको हमने बहुत छोटे तरीके से लिख दिया। छोटा तरीका से लिखने का क्या तरीका है, आर्गुमेंट्स यानी x, y लिखो, एरो जो कहाँ पर जा रहे हैं बॉडी यानी x प्लस वाई लिख दिया, x इंटू वाई लिख दिया, तो वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वरना अगर हम लोग मेथड्स को डिफाइन करेंगे तो हमें बहुत बड़ा मेथड डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा एडिशन के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन जब हम लोग यूज करते हैं तो ये शॉर्ट होते हैं और ईजिली हमारे काम को कर देते हैं। देखो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग पहले पुराने जावा जो लैंग्वेजेस थी उनके अंदर जब हम लोग यूज करते थे तो उनके अंदर हम लोग क्या यूज करते थे, एनोनिमस क्लास का यूज करते थे, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा गया है डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो हमने लिख रखा है। फिर पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन हमने लिख रखा है हेलो, ठीक है? लेकिन जो मॉडर्न चीज़ है उसके अंदर हमने क्या किया है कि उसको हमने डिफरेंट तरीके से क्रिएट किया है। अब ये जो कोड लिख रखा है इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पुराने तरीके में जो था उसके अंदर हम लोग बड़ा कोड लिखते थे, ठीक है? लेकिन जो ओल्ड वे था उसके अंदर हम लोग जो कोड लिखते थे वो बड़ा लिखते थे और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, ठीक है? जबकि जो नया तरीका आया उसके अंदर जो कोड होता है हमारा वो छोटा होता है और साथ के साथ हमें बेनिफिट क्या होता है कि ये ईजी होता है, ठीक है? जैसे क्लास मेन क्लास के अंदर हमने क्या किया कि सिंपल डेमो डी इज इक्वल टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो हमने सिंपल लिखा है मॉडर्न लैम्ब्डा के अंदर। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो मॉडर्न जावा के जो वर्जन्स हैं उनके अंदर क्या है कि जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस लिखने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, काफ़ी ईजी हो गया है। इसके अंदर हम लोग कोड को सिंपली लिख सकते हैं। ये एक्सप्लेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है कि जो लैम्ब्डा की इम्प्लीमेंटेशन है वो पुराने वर्जन्स के कॉरस्पॉन्डिंगली नए वर्जन्स के अंदर शॉर्ट हो गए और ईजी हो गए हमारे लिए। ये भी स्ट्रीम एपीआई भी पूछता है। स्ट्रीम एपीआई बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली ऐसे समझो कि जो भी कलेक्शन डेटा होती हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने का ये मॉडर्न तरीका होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी स्टार जो लिख रखा है हमने कुछ इंपोर्ट किए हैं, कलेक्शंस को बोल सकते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रीम को इंपोर्ट किया है, ठीक है? यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद क्लास मेन के अंदर हमने लिखा है पब्लिक, ये तो हम लोग लिखते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर 1 2 3 4 हमने एलिमेंट डाल दिए हैं, ठीक है? तो अब हमने एलिमेंट डाल रखे हैं, उसके नीचे हमने क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है फिल्टर n सच दैट n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपल ये होगा कि जो रिजल्ट्स होंगे उसके नीचे हमने कलेक्ट लिख रखा है, ठीक है? तो कलेक्टर्स कलेक्ट करने के लिए यूज कहाँ, लिस्ट के अंदर। सिंपल इसका मतलब क्या होगा कि देखो लिस्ट इंटीजर, हमने इंटीजर एक लिस्ट बनाया मतलब इंटीग्रल लिस्ट बनाया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इंटीजर है। जैसे 1 2 3 4। अब उस लिस्ट पर हमने क्या लगाया, एक फिल्टर लगाया जो कि n मॉड्यूलस 2 है। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि हमें इवन नंबर्स दो और फिर हमने कलेक्ट लिख रखा है, यानी जो आउटपुट आए उसको कलेक्ट भी करो, ठीक है?
तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कुछ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे स्ट्रीम जो है वो क्या करती है, स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जो फिल्टर है वो क्या करती है, डेटा को फिल्टर करती है, और कलेक्ट जो होती है वो स्टोर करती है रिजल्ट को। अगर सिंपली हम लोग ये एक्सप्लेन करें तो डेटा को पाइपलाइन की तरह प्रोसेस करना, मतलब उसको अपने अकॉर्डिंगली यूज करना, उसको हम लोग स्ट्रीम एपीआई के अंदर पढ़ते हैं। तो स्ट्रीम एपीआई के बारे में सिंपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो डेटा कलेक्शन है उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने का ये एक नया तरीका है, मॉडर्न तरीका है, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया कि स्ट्रीम को था उसको हमने इंपोर्ट किया। उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये डायग्राम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर देगा। जैसे हमने सोर्स लिस्ट जो लिस्ट डॉट हमने क्रिएट किया था कि जो लिस्ट इंटीजर नंबर्स हमने क्रिएट किया था, अरे लिस्ट 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो है वो सोर्स लिस्ट है, और उसके बाद हमने उस पर फिल्टर यानी कि हमने कुछ ऑपरेशंस लगाए जिसका मेन नेम है कि n के अंदर हमने n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो 1 2 3 4 जब जाएगा तो इसके अंदर 1 जो होगा वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 मॉड्यूलस 2 जो होता है वो रिमाइंडर 1 आएगा, और 3 के लिए भी नहीं जाएगा। 2 और 4 इसके बाहर से, मतलब ऐसे समझो कि आ जाएंगे, और 2 और 4 को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे लिस्ट के अंदर, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 2 और 4, क्योंकि हमने वो ऑपरेशन लगा रखा है इसके ऊपर। तो वहीं स्ट्रीम एपीआई का सिंपल मतलब ये है कि कलेक्शन डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का मॉडर्न तरीका है ये। स्विच के बारे में हमने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा था, उसी तरीके से स्विच यहाँ पर काम करती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न स्विच इंडेक्स के बारे में, जैसे सबसे पहले हमने इंटीजर डे इज इक्वल टू 2 डिफाइन किया, फिर हमने लिखा स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू स्विच डे। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पर जो कॉल किया तो यहाँ पर स्विच डे, अब डे जो भी होगा, डे तो सबसे पहले 2 होगा, तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा इसके केस में। मतलब जो ओवरऑल स्विच का काम करने का वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, पुराने जो स्विच के मेथड्स होते थे जो जावा के अंदर यूज किए जाते थे, तो उनमें क्या होता था कि ब्रेक लिखना पड़ता था हमें हर बार, और थोड़ा सिंटेक्स जो होता था ऑब्वियसली ब्रेक लिखते चलेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर भी ब्रेक लिखना पड़ता है, वरना डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, ये सब चीज़ें पता होंगी। तो ब्रेक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ब्रेक हम लोग लेते जाएंगे, ब्रेक लेते जाएंगे, तो उसकी वजह से कोड लंबा हो जाएगा। लेकिन जो नया सिंटेक्स जो यहाँ पर लिखा गया है उसके अंदर हमें ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी जो ओवरऑल कोड है वो ईजी हो गया है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने डे इज इक्वल टू 2 ले लिया, इंटीजर डे। फिर हमने क्या किया कि स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू स्विच डे। अब डे की जगह पर क्या होगा, 2 एज अ वैल्यू पास, मतलब 2 एज अ वैल्यू वहाँ पर जाएगी। तो 2 जब जाएगी तो स्विच देखेगा कि 2 किससे मैच कर रहा है, केस 1 से नहीं, केस 2 से हाँ मैच कर रहा है। तो ट्यूसडे हमारे लिए क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ट्यूसडे स्ट्रिंग के रूप में, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने यहाँ पर डिफाइन किया रिजल्ट का, तो हमें आउटपुट मिलेगा ट्यूसडे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है यहाँ पर। वहीं यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, एरो ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। अब हम लोग यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। यूनिट 4 के अंदर सबसे पहले हमें जावा फ्रेमवर्क के बारे में समझना है। जावा फ्रेमवर्क का सिंपल मतलब ये होता है कि जो जावा के अंदर हम लोग डेटा रखते हैं उसको स्टोर करने के लिए या कि मैनिपुलेट करने के लिए जो फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं जावा फ्रेमवर्क, ठीक है। स्टोर का मतलब होता है डेटा को रखना, और मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि डेटा के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। इसका जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसके अंदर हमें डायनेमिक साइज मिलती है, फास्टर ऑपरेशंस हो सकती हैं, और इजीली हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी डिफिनीशन लिखना होगा तो जावा फ्रेमवर्क जो होती है उसके अंदर स्टोर और मैनिपुलेट दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं, उसको मेंशन करना जरूरी है। अब यहाँ पर हायरार्की का डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है कि जो कलेक्शन के लिए हम लोग कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट यूज कर सकते हैं, सेट यूज कर सकते हैं, और क्यू यूज कर सकते हैं। जैसे पाइथन के अंदर हमने लिस्ट, सेट, टपल, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर बेसिकली हम लोग लिस्ट, सेट, क्यू का यूज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर अरे लिस्ट या कि लिंक्ड लिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, और सेट के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं हैश सेट, ठीक है। लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है, पता ही होगा। सेट जो होता है उसके अंदर हम लोग यूनिक एलिमेंट्स रखते हैं, और क्यू जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में पता होगा। सी लैंग्वेज के अंदर स्टैक एंड क्यू के बारे में पढ़ा होगा। अब हम लोग डिटेल के अंदर लिस्ट, सेट और मैप को समझ लेते हैं। जो लिस्ट होता है उसके अंदर डुप्लीकेसी अलाउड होती है, ऑर्डर जो होती है वो मेंटेन्ड होती है। लिस्ट को एल से याद रख लो, उसके लिए हम लोग जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको यूज करते हैं। जो सेट होता है उसके अंदर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होती है, और गारंटी ऑर्डर की नहीं होती है, ठीक है। अब मैप जो होता है, मैप का सिंपल होता है, इसके अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर लिखते हैं, जैसे पाइथन के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था उसी तरीके से। यानी हम एक की लिखेंगे, उसके साथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। जो की होती हैं वो यूनिक होती हैं। अब हम लोग अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे जो होती है वो बेसिक इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अरे के अंदर हमें फास्टर सर्च मिलता है, क्योंकि हम सिंपल इंडेक्स पर जाकर के एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिकली क्या हो सकता है कि हम लोग करस्पॉन्डिंग सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि इसके अंदर हम लोग को इंसर्शन डिलीशन जो होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है इसके अंदर। जबकि लिंक लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग नोड और पॉइंटर दोनों चीज़ों को यूज करते हैं। ये तुमने डेटा
बेसिकली डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर पढ़ा होगा। तो नोट्स जो होते हैं उनके अंदर अब अरे के अंदर जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर फिक्स हो जाता है, लेकिन इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम लोग को जो एक्सेस मिलता है एलिमेंट्स को, जब हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं वो थोड़ा स्लो होता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इंडाइसेस के थ्रू नहीं, यहाँ पर हम लोग पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इसकी वजह से। अब हम लोग हैश मैप के बारे में समझ लेते हैं, जो कि डेटा को हमने शुरुआत में पढ़ा था मैप, तो यहाँ पर हैश मैप उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। डेटा को की वैल्यू पेयर के टर्म्स में स्टोर करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमने हैश फंक्शन यूज किया है, तो कीज 1 2 3 करस्पॉन्डिंग दिया है और वैल्यू दिया है जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, ठीक है। तो 1 के लिए जो 1 की है उसके लिए हमने वैल्यू दिया है जावा, 2 के लिए हमने दिया है जैसे मान सकते हैं सी प्लस प्लस, इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कीज के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं इसके अंदर, तो कीज जो होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, वैल्यूज डुप्लीकेसी हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर हैशिंग होता है, हैशिंग जो होता है वो बेसिकली थर्ड ईयर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। हैशिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि जो कीज होती हैं उनको मेमोरी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर देना, ठीक है। मेमोरी के एड्रेसेस के अंदर हम लोग जो कीज है 1 है तो उसको मेमोरी के एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ये हैशिंग होता है। यानी इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो फास्टर एक्सेस मिलता है एलिमेंट्स का, स्लोवेस्ट किसके अंदर मिलता है, जो लिंक लिस्ट होती हैं उनके अंदर हमें स्लोअर एक्सेस टू द एलिमेंट्स मिलता है, जिसके बारे में हमने समझ लिया है। अब देखो लिंक लिस्ट ऑपरेशंस भी कुछ होती हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। ऐड जो होता है वो एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो एलिमेंट होता है वो लास्ट में इंसर्ट होता है, ठीक है, अपेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर रिमूव हम लोग एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। गेट यानी कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं उनके इंडेक्स यानी एड्रेसेस का यूज करके। साइज का यूज करके हम लोग टोटल एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है उनको काउंट कर सकते हैं। और क्लियर का मतलब हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे इंडाइसेस को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिस्ट डॉट एड 10 लिखते हैं या कि लिस्ट डॉट रिमूव 0 लिखते हैं, तो 0th इंडेक्स पर से वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये बस बेसिक डिटेल्स हैं जो अगर पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। देखो इसमें जो कलेक्शन होता है उसका पूछता है, जिसके बारे में मैंने लिस्ट, सेट, क्यू ये सारे एक्सप्लेन कर दिया। साथ के साथ कोर इंटरफेसेस, जिसके बारे में लिस्ट, सेट और मैप के बीच प्रॉपर्टीज और डिफरेंसेस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। साथ के साथ अरे लिस्ट जो कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। साथ के साथ हमने लिंक लिस्ट के बारे में भी डिफरेंस, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या होता है, 0 इंडेक्स है तो उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, जबकि लिंक लिस्ट के अंदर एड्रेसेस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। थ्योरी अगर इसके रिलेटेड आता है तो आसानी से इसको कॉन्सेप्ट को लिखा जा सकता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं कि लिंक लिस्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि हमें जैसे बहुत सारे टाइम इंसर्शन डिलीशन करना होगा, उसके केस में अरे जो होती हैं वो स्लो होती हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। फिर हमने मैप के बारे में पढ़ा। मैप के अंदर देखो डुप्लीकेट की अलाउड नहीं होता है, हमने समझा, क्योंकि की का ही हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो जब कीज डुप्लीकेट हो जाएंगी, जैसे समझ लो कि 1 पर जावा, जो 1 कॉमा जावा है, ये की 1 हो गया और वैल्यू जो हो गया वो जावा हो गया, फिर हमने 1 लिख दिया और सी प्लस प्लस कर दिया, तो अब 1 के केस में किसको हम लोग एक्सेस करेंगे, जावा को या सी प्लस प्लस को, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग ये जो कलेक्शंस हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, लिस्ट जो कि ऑर्डर्ड होती हैं, और हायरार्की के बारे में भी हमने समझ लिया, मैप और सेट के बारे में भी हमने समझ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट के अंदर आती हैं, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फ्रेमवर्क के बारे में पूछ सकता है, या कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी जिसके बारे में हमने पहले ही समझ लिया। हैशिंग के बारे में भी हमने समझ लिया कि इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, कीज को स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से मैच करने के लिए यूज करते हैं। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी का सिंपल मतलब ये हुआ कि क्या होगा कि एलिमेंट्स को हम लोग 1 बाई 1 सिक्वेंशियली एक्सेस करेंगे। नोड क्या होता है, नोड के बारे में भी पढ़ने से पहले हम लोग फ्रेमवर्क के बारे में समझ लेते हैं। फ्रेमवर्क को ऐसे समझो, एक बिल्ट इन आर्किटेक्चर होता है या फिर रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है जो कि डेवलपमेंट को हमारे आसान बना देता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमें रेडीमेड क्लासेस क्या क्या मिलती हैं, जैसे हम लोग अरे को यूज कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हैं, हैश मैप को यूज कर सकते हैं, ये सारे। तो सिंपल फ्रेमवर्क का ये मतलब होता है कि जैसे घर बनाने के लिए हमें पहले से पता हो कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं, ठीक है। नोड क्या होता है, नोड जो होता है वो लिंक लिस्ट के अंदर बेसिक मेमोरी लोकेशन होता है या फिर बेसिक मेमोरी ब्लॉक होता है, जो कि एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, साथ के साथ पॉइंटर स्टोर करते हैं। पॉइंटर क्या करेगा, नेक्स्ट एड्रेस को करता है पॉइंट, ये हमने समझ लिया है। यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। अब बाकी सारे यूनिट्स हम लोग कवर करने के बाद देखो, सबसे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो होता है ना, ये एक पावरफुल जावा फ्रेमवर्क होता है, जिसका यूज करके हम लोग एंटरप्राइज लेवल यानी कि हायर लेवल्स के जावा एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। इसके जो मेन फीचर्स होते हैं वो होते हैं लाइट वेट यानी कि कम मेमोरी यूज करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, और ईजी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो प्रिपेयर करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी एंटरप्राइज जावा दिखे तो इसको तुम स्प्रिंग से रिलेट करना, यानी कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिंपली ऐसे समझो कि ये बोल सकते हैं कि एक सिंबल है एंटरप्राइज लेवल्स के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए।
लोग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के आर्किटेक्चरल इंजन को समझ लेते हैं। ऐसे समझो कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है उसका कंट्रोल प्रोग्रामर से लेकर के हम लोग स्ट्रिंग कंटेनर को जब कंट्रोल दे देते हैं तब इसके अंदर बेसिकली आता है। तो वहीं एक्सप्लेन किया गया कि बिफोर आईओसी जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल था वो मैनुअल था, ठीक है, यानी कि उसको टेस्ट करना थोड़ा हार्ड था, ठीक है, प्रोग्रामर खुद ऑब्जेक्ट बना रहा है। जबकि हम अगर आफ्टर आईओसी यानी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जब खुद मतलब दे देंगे, हम यूज करेंगे इसका, तो ये सिंपली क्या करेगा कि जो कंट्रोल होगा वो हैंड कर देगा स्प्रिंग कंटेनर को, प्रोग्रामर को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी स्प्रिंग कंटेनर जो होगा वही ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेगा, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे समझो कि कंटेनर जो होगा वो एक फैक्ट्री की तरह वर्क करेगा जिसके अंदर हम लोगों को बस रॉ मटेरियल दे देना है, उसके बाद वो सारे के सारे काम को खुद ही कर देगी। अब हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में, ओवरऑल टेक्निक के बारे में समझ लेते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम लोग डिपेंडेंसी बाहर से एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इंजेक्शन से रिलेट कर लो, जैसे ब्लड इंजेक्शन हो गया तो ब्लड ट्रांसफर करना, या फिर कुछ भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को ट्रांसफर करने के लिए जैसे हम लोग इंजेक्शन यूज करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इंजन, जो कि बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टर, जिनके बारे में हमने यूनिट 1 के अंदर पढ़ा है, यूनिट 1 मैंने अच्छे से कंप्लीट कराया है कम टाइम के अंदर, उसे देख लेना। कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम लोग डिपेंडेंसीज को पास करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि मैंडेटरी जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनके लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। दूसरे आते हैं सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन जो होते हैं उनके लिए हम लोग सेटर मेथड्स को यूज करते हैं। इनका यूज करके हम लोग डिपेंडेंसीज को यूज करते हैं, मतलब इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन दे पाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ये जो होता है ऑप्शनल डिपेंडेंसीज के लिए हम लोग सेटर इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंसी, ऐसे समझो ना, निर्भरता जो होगा उसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे, ये पहले से ही उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी यानी कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल के बारे में थोड़ा डिटेल और समझ लेते हैं। जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन होती है ना वो एक टेक्निक होती है, जबकि आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल वो एक प्रिंसिपल है, ठीक है। जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है उसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हम लोग बाहर से डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे समझो जो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है वो मेन गोल है, जबकि डीआई जो होता है वो क्या होता है, एक अचीव करने का तरीका होता है, ठीक है। तो समझो कि हम लोग बेसिकली आईओसी यानी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल हम लोग का मेन एम है। क्यों मेन एम है? क्योंकि हम लोग फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना हमारा मेन एम है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो क्या है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग फैक्ट्री को बना सकते हैं, ठीक है। आईओसी यानी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की तरह को एक डेस्टिनेशन की तरह समझो, और डीआई को एक गाड़ी यानी कि व्हीकल की तरह समझो। एग्जीक्यूशन फ्लो डीआई इन एक्शन को समझ लेते हैं, जो कि ऑटो वायर्ड यहाँ पर है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले ध्यान से देखो, ऑटो वायर्ड सिंटेक्स के अंदर हमने जब लिख रखा है, इसका मतलब ये होगा कि स्प्रिंग जो होगा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख रखा है ऑटो वायर्ड प्राइवेट इंजन, तो इसका सिंपल मतलब क्या होगा कि स्प्रिंग खुद इंजन ऑब्जेक्ट देगा और इसके बेसिस पर वो क्या करेगा, इसको यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर बेसिकली क्या लिख रखा है कि जो एग्जीक्यूशन के अंदर हमने क्या लिख रखा है कि जो स्प्रिंग कंटेनर होगा वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा, और क्लासेस जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल ऐसे समझो कि हम लोग का मेन गोल क्या है। हम लोग का मेन गोल ये है कि सारा काम हमारा प्रोग्राम खुद करे, मतलब हमारा जो मैनुअल वर्क है वो कम हो जाए। अब मैनुअल वर्क कम करने के लिए हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑटो वायर लिखा है जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया है, इंजन को यूज किया है। तो स्प्रिंग कंटेनर जो होगा वो राइट साइड में जो एग्जीक्यूशन का डायग्राम दिया गया, तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, एक डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट को और उसको सिंपली इंजेक्ट कर देगा, जिसके बाद हम लोग डायरेक्टली मैन्युअली क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर जो कंपोनेंट हमने लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमने क्लास यहाँ पर डिफाइन किया है वो स्प्रिंग बीन बनाता है। मतलब सिंपल ये समझो कि सारे का सारा काम एक तरीके से ऑटोमेटेड हो रहा है, एआई से जनरेटेड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसे समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। हम लोग स्प्रिंग बूट के बारे में समझ लेते हैं। स्प्रिंग बूट जो होता है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो होता है, ठीक है, उसका एक एडवांस्ड वर्जन होता है। इसके बारे में मैंने ऐसे याद किया था कि ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टॉमकैट सर्वर इसके अंदर होता है, ये सब चीज़ें, लेकिन हम लोग थोड़े कंसाइज वे में समझते हैं। ये क्विक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो ऑटो कन्फिग्रेशन, यानी कि इसके अंदर ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें कन्फिगर्ड होती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। फिर आता है एम्बेडेड सर्वर, यानी कि ये टॉमकैट बिल्ट इन इसके अंदर आता है, ठीक है, एक्सटर्नल किसी भी प्रकार के सर्वर की जरूरत नहीं होती है। फास्टर डेवलपमेंट, यानी सेटअप टाइम इसके अंदर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। सेटअप टाइम मतलब क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश करने के लिए चीज़ों का जो टाइम होगा वो कम होगा। लेस एक्सएमएल, यानी कि अनोटेशंस इसके अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल जावा अनोटेशंस। तो स्प्रिंग बूट जो होता है यहाँ पर जो होता है वो क्या करता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन के एफर्ट को काफ़ी कम कर देता है। स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के बारे में वाइवा में भी पूछा जाता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो स्प्रिंग जो होता है ना वो ऐसे समझो कि पुराने ज़माने का चीज़ है, ठीक है, ट्रेडिशनल है, जबकि स्प्रिंग बूट
जो है वो क्या है, स्प्रिंग का तो यूज करेंगे ही, साथ के साथ हमें एक ईजी सेटअप भी मिलेगा और फास्ट डेवलपमेंट के टूल्स हमें मिलेंगे। यानी हम लोग ईजिली इसके अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट्स वगैरह की या फिर जो भी चीज़ों की कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले डिपेंडेंसीज पढ़ा, जिसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसको हम लोग मैनुअली इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद हमने इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये समझा कि हमें कंट्रोल जो होता है वो मैनुअल, हम खुद जो प्रोग्रामर काम कर रहा होता है उसकी बजाय हम लोग जावा को शिफ्ट कर देते हैं, जो बेस सारे काम करती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं स्प्रिंग वर्सेज स्प्रिंग बूट के बीच में बेसिक कंपैरिजन। तो स्प्रिंग बूट जो होता है वो ऐसे समझो कि एडवांस्ड वर्जन ऑफ स्प्रिंग होता है, जिसका सिंपल काम ये होता है कि इसका हमें ईजी सेटअप मिलता है, यानी इसको हम लोग ईजिली सेटअप, मतलब ईजिली ईजी सेटअप कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग इसके अंदर डेवलपमेंट जो होती है वेबसाइट्स की वो ईजिली कर सकते हैं। रेस्ट एपीआई के बारे में जो पोस्ट गेट पुट डिलीट है ये भी पूछा जाता है। तो रेस्ट एपीआई जो होता है ना, वो क्या करता है, क्लाइंट और जो सर्वर है उनके बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो एचटीटीपी मेथड से होता है, ठीक है। तो एचटीटीपी मेथड से जो कम्युनिकेशन, ऐसे समझो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, जो क्लाइंट सर्वर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का मेथड का यूज करके होगा, ठीक है। तो एचटीटीपी मेथड जो होते हैं वही यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं कि जो पोस्ट होता है वो क्रिएट डेटा करता है, यहाँ पर जैसे लिखा गया है, और गेट जो होता है वो डेटा को रीड करता है, पुट जो होता है वो अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है, यूपी जैसे है ना, तो पीयू ऐसे रिलेट कर सकते हो। और डिलीट यानी इसका यूज करके हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पीयूटी से अपडेट याद कर लो, और डिलीट से डिलीट ही होता है। गेट यानी कि चीज़ों को प्राप्त करना ऐसे समझ सकते हो, यानी रीड करना, और पोस्ट यानी कि कुछ भी क्रिएट करके उसको अपलोड करना, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये किस लिए होता है कि मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड होंगे, तो उसके केस में हमने पढ़ा कि एचटीटीपी का हम लोग यूज करते हैं। तो एचटीटीपी मेथड्स कौन कौन से होते हैं, वो ये होते हैं जिसका हम लोग सिंपली यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डेटा को, या फिर रीड कर सकते हैं सर्वर से, या फिर उसके डेटा को अपडेट कर सकते हैं, या कि डिलीट कर सकते हैं। हमने क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो एचटीटीपी अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग रेस्ट रिक्वेस्ट साइकिल के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की जो क्लाइंट कंप्यूटर होती है ना, वो रिक्वेस्ट भेजती है, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट यानी रीड करने की। जो रेस्ट कंट्रोलर होता है वो अलग अलग रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। और जो स्प्रिंग सर्विस या फिर डीबी जो होता है वो क्या करते हैं, सिंपली उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और रिटर्न में क्योंकि रेस्ट कंट्रोलर जो है वहीं सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो वो क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स के रूप में JSON डेटा को क्या करेगा, वापस भेजेगा। जो रेस्ट एपीआई होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसके अंदर हर एक रिक्वेस्ट को हम लोग इंडिपेंडेंट अज्यूम करते हैं। मतलब कोई भी रिक्वेस्ट गेट पुट कुछ भी अज्यूम किया गया तो वो एक इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट है, और सर्वर जो होता है वो ओल्ड रिक्वेस्ट को याद नहीं करता है। जैसे रेस्ट कंट्रोलर है, रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो वो पुराने रिक्वेस्ट को याद नहीं रखता है कि पुराना क्या मांगा गया। सिंपल ऐसे समझो कि दरवाजा खटखटाया गया, रेस्ट कंट्रोलर बताएगा कि क्या दरवाजा खोलना है नहीं खोलना है, उसके बाद दरवाजा खोल के क्या उससे बात करना है नहीं करना है स्प्रिंग सर्विस डीबी से, और जो रिक्वेस्ट हम लोग वापस से भेजेंगे वही बेसिकली क्या हो जाएगा, JSON डेटा के रूप में काम करेगा। तो इस यूनिट के बेसिक हम समरी बात कर लेते हैं थोड़े से डिटेल में कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा। जो स्प्रिंग के बारे में हमने पढ़ा तो उसके अंदर पढ़ा कि एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, लाइट वेट होता है, और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमने इसके बारे में अच्छे से समझा। उसके बाद हमने पढ़ा जो इंजेक्शंस थे उनके बारे में, और साथ के साथ हमने पढ़ा किसके बारे में, जो हमने यहाँ पर जो स्प्रिंग पढ़ा, स्प्रिंग के अंदर हमने डिटेल में पढ़ा किसके बारे में, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, और जो इंजेक्शंस थे जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस थे बेसिकली उनके बारे में डिटेल में पढ़ा। तो हमने ये समझा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का सिंपल मतलब क्या होता है कि कंट्रोल जो है वो मैनुअल से क्या होता है, ऑटोमेटिक, फैक्ट्री से मैंने याद दिलाया था। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के अंदर हमने क्या किया कि जो डिपेंडेंसीज होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक्सटर्नली हम लोग डिपेंडेंसीज को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद जब हमने स्प्रिंग पढ़ा तो हमने स्प्रिंग बूट भी पढ़ा। स्प्रिंग बूट जो होता है वो क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्जन, यानी ट्रेडिशनल जो स्प्रिंग है उससे मॉडर्न वर्जन है इसका, ठीक है। हमने IOC और DI के बारे में समझ लिया। फिर रेस्ट API। अब हमने क्या पढ़ा कि क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं वो HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स का यूज करते हैं। तो रिक्वेस्ट मेथड्स का कौन कौन से यूज करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट के बारे में हमने पढ़ा। और लाइफ साइकिल के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने क्या समझा कि सब कुछ सही है, लेकिन एक बार में एक ही चीज़ को याद रख सकता है, या तो गेट को याद रखेगा या फिर पुट को याद रखेगा। तो ये सिंपल समझने वाली बात है।